हे एवरीवन, नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। स्वागत करते हैं आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे। अब जबकि हमारे पास होली वगैरह का त्यौहार भी कंप्लीट हो चुका है और अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ से एक नए सेशन की तरफ। तो पुराना चैप्टर जो जीवों में जनन है वो तो आसान चैप्टर था, बेसिक चैप्टर था, इसलिए हमने उसे फटाफट कंप्लीट कर लिया। अब हमारी बारी है अगले चैप्टर की और दूसरा चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। एक जबरदस्त चैप्टर, बड़ा चैप्टर, और इस चैप्टर की बहुत ज्यादा महत्वता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बोर्ड में, नीट में हर साल, हर बार, हर जगह बार बार पूछा ही जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहे। मैं एनसीईआरटी हाईलाइट करवा रहा हूं यहां पर। फटाफट चीजों को कंप्लीट करने की अपन कोशिश करेंगे ताकि हम बाकियों से बहुत पहले स्टार्ट कर सके। मैं आपको फिर से बता दूं, ये चैप्टर बहुत जरूरी है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपने सभी फ्रेंड लोगों को बताओ कि यार 12th की नई बैच स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ साथ ही मैं बता दूं कि बहुत ही जल्द हम नीट के लिए सेशंस लाने वाले हैं, नीट के लिए कोर्स करवाने वाले, मतलब यूट्यूब में पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं। सो वो भी अपने दोस्तों तक शेयर कर दो कि अब बोर्ड और नीट की प्रिपरेशन एक ही चैनल पर बच्चा एक साथ कर सकेगा और हम ये आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो इसलिए फटाफट, अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों से, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और स्टार्ट करेंगे एक वेरी न्यू चैप्टर, पुष्पीय पादपों में जनन। सो आर यू रेडी गाइस? कमेंट सेक्शन पे अपनी उपस्थिति जरूर बताएं कि हाँ, आप तैयार हैं इस चैप्टर के लिए। ये चैप्टर क्या है? पुष्पीय पादप में जनन। क्या चैप्टर है? इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? ये चैप्टर की महत्वता क्या है? ये चैप्टर चाहता क्या है आपसे? ये चैप्टर आपको बताना चाहता है पुष्पीय पादप कौन होते हैं। पुष्पीय पादप क्या लगता है आपको? दुनिया में जितने भी पुष्प होते होंगे सबके पास पुष्प, जितने भी पादप है सबके पास पुष्प है? नहीं। पुष्पीय पादप कौन है? पुष्पीय पादप हमेशा कहलाते हैं कौन? आवृतबीजी। तो वेरी फर्स्ट थिंग, कमेंट सेक्शन पे फटाफट बताइए, क्या आप आवृतबीजियों को जानते हैं? आवृतबीजी पादप। और मुझे कमेंट सेक्शन पे एक आवृतबीजी पादप का नाम फटाफट बता दीजिए कि कौन है वो आवृतबीजी पादप। आवृतबीजी पादप, इनमें कौन कौन आता है? इनमें आता है बेटा, कुछ पौधे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक बीजपत्री, ये भी इसी में आता है। कुछ पौधे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं द्विबीजपत्री, ये सारे पादप इसी में आते हैं। एग्जाम्पल चना, मटर, मूंग, गेहूं, मक्का, गुड़हल वगैरह वगैरह, सूरजमुखी, दुनिया में जितने भी पौधे जानते हैं। और सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म अगर पौधों में गिना जाए कि पौधों में सबसे ज्यादा विकसित कौन? अरे कौन है जी सबसे विकसित? विकसित है सबसे ज्यादा आवृतबीज। जैसे देखा जाता है ना यार कि जंतुओं में सबसे ज्यादा विकसित कौन? मनुष्य। ऑफ कोर्स मनुष्य। जंतुओं में सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन है? ह्यूमंस डेवलप है। सबसे अधिक शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा कार्यक्रम कर सकता है, मनुष्य है, स्तनधारी है। वैसे ही पौधों में शैवाल सबसे छोटा भाई है, ब्रायोफाइटा उससे विकसित है, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा उससे ज्यादा विकसित है, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म उससे ज्यादा विकसित है, और सबसे ज्यादा विकसित कोई है तो वो आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म की महत्वता बहुत ज्यादा है, क्योंकि यार ये जो है ना, कुछ तो नया है बंदे में, कुछ तो नई बात है, और उसी नई बात को हमें खोजना है, परखना है, देखना है कि पुष्पीय पादपों में जनन होता क्या है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये बच्चों से रहता है कि यार तुमसे पुष्पीय पादप पूछा जाए, तुमको बताना है कि आवृतबीजी पादप कहे जाते हैं। आवृतबीजी पादप ही कहा जाता है उन्हें, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंड उनको दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। डन हो गई बात, ये दो चीजें डन। अब जब कोई चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए यार? जब तुम पुष्पीय पादप में जनन को पढ़ने जा रहे हो तो पहले अंग पढ़ो, फिर क्रिया कार्यक्रम पढ़ो। यार प्रक्रियाओं को पढ़ने से पहले तुम्हें पता तो होना चाहिए ना तुम किसको पढ़ने जा रहे हो, कौन है, कौन सा अंग है, कैसे करेगा, वो जनन के तरीके क्या होंगे। आइए समझते हैं। सो जिस दिन बेटा ना तुमने सबसे पहले पुष्प को पढ़ना है, व्हाट इज पुष्प, पुष्प का होता है, पुष्प समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा। तो आज मैं आपको पुष्प को इतनी आसानी से समझाऊंगा कि अगर आपके घरों के आसपास कहीं गुड़हल का पौधा होगा ना, या गुड़हल का फूल होगा, उस फूल को लाकर आप एक एक अंग को जान जाएंगे कि ये अंडाशय है, ये पुष्पासन है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये पुंकेसर है। एक एक अंग का नाम आप जान जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पुष्प के बारे में जानने में। पुष्प क्या होता है? पुष्प जो होता है यही पूरी तरह से लैंगिक अंग है, लैंगिक संरचना। आपको पता है इससे पहले जितने भी पुष्प थे ना, जितने भी पौधे थे, उन सबके पास पुष्प नहीं होता था।
उनके पास लैंगिक संरचना अलग तरीके से होती है। ये पहला ऐसा जीव है जिसके पास लैंगिक संरचना है। इज अ सेक्सुअल ऑर्गन। पुष्प है क्या? पुष्प एक सेक्सुअल ऑर्गन है। इसके अंदर नर होता है, इसके अंदर मादा होती है, इसके अंदर सारी चीजें होती हैं। ये सारी बातें हमको इसमें बतानी है, डिटेल करना है, समझाना है। आइए स्टार्ट करते हैं इन सभी बिंदुओं के बारे में पढ़ना। सो वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप जानने से पहले ये जानिए कि पुष्प क्या होता है, पुष्प है क्या। पुष्प के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पुष्प मतलब आता है सेक्सुअल ऑर्गन है, ये पहली बात हो गई, सेक्सुअल ऑर्गन है। सेक्सुअल ऑर्गन के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है? पुष्प की एक बात बताऊं मैं, फूल जो है ना भाई, हमारी ना फीलिंग का प्रतीक है, हमारी भावनाओं का प्रतीक। हम अपनी बहुत सारी भावनाओं को फूल द्वारा बताते हैं कि अगर सफेद फूल दिया जा रहा है तो इसका प्रतीक ये है। वेरी वेल नोन, आजकल के बच्चे इस बात को बड़ा अच्छे समझते हैं, हम तो ओल्ड स्कूल हैं, लेकिन बच्चों को पता होगा कि यार सफेद फूल देते हैं इसका ये मतलब है, पीले फूल का ये मतलब होता है। पता है ना? अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी पता चल जाएगा। लाल फूल दे रहे हैं इसका ये मतलब है। पता है कि नहीं पता है? शादियों में, मृत्यु में, बर्थडे में, हर चीज में लोग फूल देना बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को। फूल मतलब एक भावनाओं का प्रतीक होता है कि हम तुम्हारे लिए खुशनुमा, सुगंधनुमा अच्छी चीजें हम सोच रहे हैं। यही तो पुष्प का मतलब होता है। तो ये पुष्प हम उसको देते हैं। तो ये सेक्सुअल ऑर्गन है जो पुष्प के बारे में बताता है। आपको पता है पुष्पों की खेती भी होती है, और पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। तो अपनी कॉपी में ये बात जरूर लिख लेना कि पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। अरे पुष्पों की खेती होती क्यों होगी? आपको पता है मंदिर में इतनी सारी मांग है, एक बहुत बड़ा कारोबार है भाई। शादियों के मौसम में आप देखोगे गाड़ियों को सजाना, दूल्हे को सजाना और क्या क्या सजाना, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत बड़े फूलों में, मतलब आपको पता है साल में, हर साल मैं सुनता हूं कि जैसे वैष्णो देवी मंदिर को जब सजाया जाता है, विदेश विदेश कहां कहां से फूल मंगवाए जाते हैं। ऐसे हर जगह अलग अलग तरीके के फूल मंगवाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है। तो फ्लोरिकल्चर ये भविष्य में एक बहुत बड़ा और बड़ा एम्बेसडर बन के निकलेगा, बहुत बड़ा बिजनेस बन के निकलेगा। अभी भी है फूल का बिजनेस, ठीक है। मंदिरों में चढ़ता है, पूजा पाठ में चढ़ता है, सब में चढ़ता है, वो फ्लोरिकल्चर है। ये बात यहां पर निकल कर आती है। आइए थोड़ी सी बात पुष्प के बारे में और समझते हैं कि पुष्प है क्या। फिलहाल ये पुष्प के डायग्राम को देख लीजिए, और ये सारी वो संरचना है जो लैंगिक जनन के लिए जिम्मेदार है। पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर वो स्ट्रक्चर का नाम है। आइए, जब आप पुष्प के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आइए एक डिसेक्शन करते हैं पुष्प के बारे में। आपको बताता हूं कि पुष्प में क्या क्या होता है और पुष्प में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। मैं आपको बताऊं, एक फ्लावर, एक पुष्प में कितना कुछ होता है आपको पता है? कुछ ना जनन अंग होते हैं, कुछ असल में जनन अंग होता है, और कुछ जनन अंग के साथ ना कुछ सहायक अंग होते हैं, एसेसरी ऑर्गन, सहायक अंग। तो कुछ अंग हैं जो मुख्य हैं जनन अंग, और कुछ जो है सहायक अंग है। अब एक पुष्प में कितने अंग होते हैं उसके आधार पर मैं बताता हूं कि कितने प्रकार हैं। आपको पता है किसी भी पुष्प में जो जनन अंग होता है दो होता है। एक को अपन कहते हैं लल्ला पुमंग। कमेंट सेक्शन खुला है, तुम्हारे हाथ में चोट ना लगी हो और मेहंदी ना लगाए हो तो कमेंट सेक्शन पे बताओ कि पुमंग कौन सा है, नर जनन अंग की मादा जनन अंग। और दूसरा पार्ट होता है जायांग, और मुझे फटाफट बताओ कि ये नर जनन अंग है कि बाह्य जनन अंग है। फिर सहायक अंग में कौन आता है? सहायक अंग में भी दो बात आती हैं। एक होता है बाह्य दल पुंज, और एक और वर्ड होता है बेटा जिसे अपन कहते हैं दल पुंज। अब यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन। ज्यादातर बच्चे यहीं से कंफ्यूज होना शुरू होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ना अपन 11th में ये पढ़ चुके होते हैं, पुमंग, जायांग, पुंकेसर, स्त्री केसर, है ना। उसके अलावा अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ना जाने क्या क्या, दलपुंज, दल, पुष्प, कैलेक्स, करोला, एंड दुनिया भर की चीजें जो है ना बड़ा परेशान करती है। तो आइए मैं आपको एकदम क्लियर कट समझाता हूं कि इन सब का क्या मतलब है, ये कहां से आए हैं, पुमंग और पुंकेसर में क्या अंतर है ना, जायांग, अंडाशय में अंतर क्या है। लेकिन एक बात याद रखना, पुमंग जो है वो नर जनन है। पुष्पों में भी नर जनन अंग होते हैं, उन्हें हम पुमंग कहते हैं। मादा जनन अंग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जायांग। उसके अलावा बाह्य दलपुंज होता है लल्ला, और बाह्य दलपुंज, ये दोनों तो सहायक हैं। हम सहायक की बात करेंगे कि ये दोनों सहायक अंग फिर क्या करते हैं, हम उनके बारे में समझेंगे।
आइए डायग्राम बनाते हैं, एक एक करके संरचना बनाते हैं, फिर सब समझ में आ जाएगा। शुरुआत करेंगे मध्य से और आखिरी तक पहुंचेंगे। किसी भी पुष्प के बीचों बीच, खासकर गुड़हल हो तो जरूर देखना, गुड़हल के बीचों बीच आप देखोगे, मैं बड़ी बड़ी संरचनाएं बना रहा हूं ताकि तुम्हें एकदम क्लियर हो जाए। और ये फ्लो चार्ट बाय गॉड तुम्हें दोबारा कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्का वादा है। बस तुम इसको एक बार बस देख लो, तुम्हें दोबारा कोई चीज पढ़ने की जरूरत इस टॉपिक से नहीं पड़ेगी और कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ये भी वादा है। देखो, अब किसी भी पुष्प को उठा के देखोगे तो पुष्प का सबसे बीच वाला भाग यही दिखाई देता है। सबसे बीचों बीच एक पोर्शन होता है, वो यही दिखाई देता है। आपको पता है इस ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं बेटा? इसे अपन कहते हैं वर्तिकाग्र। हिंदी में लिख देता हूं, फिर इंग्लिश भी लिख दूंगा। इट्स कॉल्ड वर्तिकाग्र। इसे अपन कहते हैं स्टिग्मा। आपसे पूछा जाएगा कौन है जी स्टिग्मा? सबसे ऊपर चौड़ा चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है, वो आपको वर्तिकाग्र दिखाई दे रहा होगा। नीचे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसका नाम होता है बेटा वर्तिका। का नाम होता है इसका नाम होता है वर्तिका। ठीक है, इसका नाम होता है वर्तिका। इसको अपन कहते हैं बेटा स्टाइल। का कहते हैं इसको? स्टाइल कहते हैं। ठीक, इसके बाद नीचे की तरफ वाला भाग जो है इसे अपन कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका। और इसके बाद आ जाता है बेटा जी हमारे पास अंडाशय। क्या नाम आता है? अंडाशय। मतलब इसे अपन ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ओवरी। ठीक है, तो ये अंडाशय ओवरी हो गया। अब मसला ये आता है बेटा जी, यहां पर इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं पता है? इन तीनों को मिलाकर, गिनते रहियो लल्ला, यही सबसे बड़ा मसला होता है। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। अब ये क्या चीज है जी? स्त्री केसर। इसको इंग्लिश में कहते हैं पिस्टल, है ना, और इसका दूसरा नाम होता है कार्पल। ये जो है इसका समूह बनता है फिर, और इसके समूह जितना भी बंच आपको दिखाई देगा ना, उसी को अपन कहते हैं बेटा जायांग। और जायांग का मतलब होता है मादा जनन अंग। तो क्या बोलता बच्चा लोग, जल्दी बताओ कि आज के बाद तुम्हें मादा जनन अंग मतलब समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बोलो। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय तीनों मिलकर बनाए स्त्री केसर। स्त्री केसर का समूह जो होता है मिलकर जायांग मादा जनन का निर्माण करता है। तो आज के बाद तुम्हें इस बात का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अंडाशय कौन है, वर्तिकाग्र कौन है, वर्तिका कौन है, स्त्री केसर कौन है, जायांग कौन है। मादा जननांग अंडाशय है कि स्त्री केसर है कि जायांग है, कोई कंफ्यूजन नहीं। डन, बढ़िया। इसके अंदर यहां पर होते हैं, अंडाशय के अंदर होता है अंडप। इसके अंदर होता है क्या बेटा? अंडप होता है, और अंडप के अंदर ही फिर वो बाकी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। इसके नीचे बेटा यहां से हमारे पास ये भाग होता है जिसे हम कहते हैं पुष्पासन। ये पुष्पों का आसन होता है। सब चीजें इसी के ऊपर से निकलती हैं, सब चीजें इसी के ऊपर से निकलती हैं। चलिए एक और चीज निकलवाते हैं। जो एक और चीज निकली है वो क्या है, आइए देखते हैं। जो एक और चीज निकली है वो कुछ नई संरचना है, और इस नई संरचना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी इसको? ये देखिए एक स्ट्रक्चर है, आइए बताते हैं क्या कहते हैं इसको। ये जो संरचनाएं निकली हुई है इसे हम कहते हैं बेटा परागकोश। परागकोश ये एक स्ट्रक्चर है, परागकोश। इसके अपन कह सकते हैं पुंकेसर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताते हैं इसको। ये जो भाग होता है पुंकेसर, ठीक है, ये परागकोश है। असल में ये परागकोश ही है। नीचे वाला भाग जो आप दिखाई दे रहे हैं इसको अपन कहते हैं लल्ला तंतु। क्या कहते हैं इसको? तंतु कहते हैं। तंतु के ऊपर वाला भाग जो है ये पूरी तरह से परागकोश कहलाता है, और इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब होता है भाई, ये परागकोश जो है ना, ये तंतु हो गया फिलामेंट। ये क्या हो गया बेटा यहाँ पर? फिलामेंट। ठीक है, ये हो गया आपका एंथर। ये क्या हो गया? एंथर इंग्लिश में। और पुंकेसर को अपन यहां पर कह सकते हैं स्टामेन। ठीक, इसके समूह को फिर इसका पूरा का पूरा समूह बनता है, और इस पूरे समूह को एक साथ अगर हम कहें कि पुंकेसर का समूह क्या कहलाता है भाई, तो पुंकेसर का जो समूह होता है ना बच्चा, उस समूह को अपन कहते हैं कि वो स्त्री केसर था। ये है भाई पुंकेसर। पुंकेसर का समूह पुमंग, और वेरी वेल नोन कि पुमंग जो होता है भाई ये कैसा अंग है? नर जनन अंग है। फटाफट बताओ, फिर मैं आपको शॉर्टकट जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं ताकि कम शब्दों में आप अच्छी चीजें समझ पाएं। ये दो चीजें मुख्य रूप से नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में बताता है। हालांकि ये होगा तो बहुत सारे, लेकिन आप दो ही बनाओ तो बहुत बढ़िया है।
ये दो मुख्य रूप से जनन अंग है और इन दोनों के बारे में तुम्हें पता ही होना चाहिए, तुम्हें एकदम वेल नोन डन होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये दो संरचनाएं आती हैं। बढ़िया। अब क्या होता है, इसके अलावा दो संरचनाएं और तुम्हें दिखाई देंगी, उसके बारे में बताता हूं मैं तुम्हें। एक खास संरचना तुम देखोगे तो इस डायग्राम से बना देते हैं, ठीक है। इनके बीच में ऐसी कुछ कुछ पंखुड़ियां दिखाई देंगे तुम्हें, ऐसा 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 ऐसा। ये वैसे हौच पौच हो जाता है, पर साथ में मेरे बनाओगे तो कभी हौच पौच नहीं होगा। ये जो पंखुड़ियां दिखाई देती है ना भाई, इसे कहते हैं दल। दल का भी बनता है समूह, और समूह को कहते हैं भाई दलपुंज। तो आज के बाद तुम दलपुंज और दल में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको अपन कहते हैं भाई, ये जो है ये कहलाता है पेटल्स, इंग्लिश में कहते हैं पेटल्स, और इसको कहा जाता है कोरोला। याद रख लो, 11th में का सेक्शन में भी बहुत काम आता है। 11th तुमने पढ़ा होगा कि दल और दल का समूह, दल का समूह दलपुंज, इसको पेटल उसको कोरोला। डन हो गई बात। इसके अलावा एक और चीज हरी हरी नीचे आपने देखी होगी, पंख में पुष्पों में नीचे हमेशा दिखाई देता है ऐसा एक भाग। देखा कभी? बोलो भाई, देखा कभी हाँ या ना? अगर देखा तो कॉपी में भी जरूर बनाना। इसको अपन कहते हैं बेटा बाह्य दल, इसका समूह भी बनेगा और इसके समूह को अपन क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज। और अगर तुमने ये पढ़ लिया तो तुमने पुष्पों के सबसे कठिन भाग को समझ लिया, ये पक्का वादा है। बाह्य दल क्या अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो दिख जाएगा तुम्हें बाद में, इस ये टेलीग्राम पे तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा। बाह्य दल कौन है जी? बाह्य दल को अपन कहते हैं सेपल्स, ये सेपल है। और बाह्य दल पुंज क्या है भाई? बाह्य दल पुंज जो है इसको अपन कहते हैं कैलिक्स। ठीक, डन। आप में से जो भी बच्चे जिसे ये वीडियो, ये पॉइंट, ये कुछ चाहिए हो इसमें से कि कोई पॉइंट मुझे लिखना है, जो बच्चा मेरे साथ में लिखता रहेगा, जो मेरे साथ में पढ़ता रहेगा, उसे समझ में आएगा कि मैं असल में पढ़ा क्या रहा हूं। अदरवाइज बाकी सारे बच्चों को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इस डायग्राम को मेरे साथ ही बनाते चलना। आज के बाद दोबारा मैं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे को इस पॉइंट पे कभी भी डाउट ना आए कि कौन सा भाग कब कहां बनता है। देखो भाई, बहुत लंबी चीजें, बहुत बड़ी चीजें पढ़ने से पहले ना उसके कुछ की पॉइंट होते हैं। बेशक एक बार ताला खुल जाता है ना तो चाबी की कोई जरूरत नहीं होती, उसके बाद हम अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर उसका दरवाजा खोलना हो ना, हम घर के अंदर चले गए, उसके बाद हमें चाबी की कोई जरूरत नहीं है, पर ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है। वो चाबी, यही कॉन्सेप्ट होते हैं। याद रखना कि उस चाबी की महत्वता हमें बाद में मतलब समझ नहीं आती कि वो जरूरी था कि नहीं था, लेकिन बिना उस चाबी के उस ताले को खोला ही नहीं जा सकता। आगे बढ़ोगे तब ना समझ में आएगा भाई। इसलिए अगर नई बैच स्टार्ट हुई है, बिना हड़बड़ी के मैं बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे फोकस कर रहा हूं कि वो बच्चा जो हिंदी मीडियम का, गांव बीहड़ एकदम मतलब छोटे शहरों में अगर गांवों से है, वहां अगर उन्हें अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है तो मैं उन्हें कम शब्दों में एकदम जबरदस्त तरीके समझाने की कोशिश करूं कि आज के बाद तुम्हें कोई दिक्कत ना आए कि स्त्री, केसर, जायांग, पुमंग, इन सब में क्या अंतर है। बोलो यस अगर कमेंट सेक्शन पे कि आज के बाद तुम्हें इस बात का कोई गम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कि किसी पुष्प के 4 भाग हैं, कौन किससे मिलकर बनता है, कौन किसका समूह है, कौन किस जगह पे होता है, कौन मादा है, कौन नर है, वो सारी बातें आपको यहां पर बननी ही चाहिए। ये फ्लोरिकल्चर है, ये पार्ट आपसे बनना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक फ्लो चार्ट भी आज बनाता हूं, हमारे पास समय है तो हम बनाते हैं। अब बताओ, पुष्प का आपसे पूछा जाएगा, पुष्प की आकार की, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है आकार की, और ये नीट का प्रश्न भी है बेटा। इसलिए 12th वाले बच्चे जब पढ़ते रहो ना तो नीट को बार बार खुद को याद दिलाते रहना कि मुझे भविष्य में नीट भी देना है। तो क्या करेंगे भाई, बाहर से अंदर की तरफ संरचना, ये एक बहुत बड़ा पूछा जा, संरचना बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर जो है वो कौन कौन प्रेजेंट था? सबसे बाहर कौन था जी? पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन था? पुष्प का सबसे बाहरी भाग वही हरा हरा भाग जो निकल जाता है। कभी किसी पुष्प को देखे हो जब वो ढका हुआ होता है तो सबसे बाहर क्या पाया जाता है? सबसे बाहर पाया जाता है दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज मतलब उसी को कहते हैं। ये क्या भाग होगा वहां पर? बाह्य दलपुंज है ना। सबसे बाहर वाला भाग कौन सा होता है बेटा? सबसे बाहर वाला भाग होता है बाह्य दलपुंज। डन हो गई बात, यहां पर ये पाया जाता है। फिर उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर पाया जाता है दलपुंज,
और फिर क्या पाया जाता है? फिर पाया जाता है पुमंग। ठीक है, क्या पाया जाता है? पुमंग पाया जाता है बेटा, उनके बीचों बीच जो है ना पुमंग पाया जाता है। और पुमंग के अंदर का रहेगा भाई, सबसे अंदर कौन रहता? सॉरी, पुमंग जो है ये पाया जाएगा और पुमंग के अंदर पाया जाता है जायांग। डन हो गई बात, ये याद रखना। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों सहायक हैं लल्ला, दोनों का है सहायक। ये पॉइंट याद रखना। सबसे बाहरी, सबसे बाहरी, अगर हो सकता है किसी बच्चे को ना दिखाई दे रहा हो, नहीं यार सबसे बाहर तो ना पंखुड़ी होता है, लेकिन बाह्य दलपुंज किसको बोल रहे हैं सर? और सबसे अंदर मैं तुम्हें फील कराता हूं, रुको अभी। सबसे अंदर, ठीक है, ये बात होगी। सबसे अंदर जायांग है, सबसे बाहर दलपुंज है। ठीक है, ये याद रखना। ये दल का समूह है, बाह्य दल का समूह। बाह्य दल का समूह आपसे पूछा जाएगा तो बनना चाहिए बाह्य दल का समूह है ये भाई। ठीक है, ये पुमंग में कौन कौन आता है? पुमंग के दो भाग हैं, एक का नाम होता है पुंकेसर का समूह। पुंकेसर का समूह, और पुंकेसर के दो भाग हैं भाई, एक का नाम है पराग कोश। ठीक है, ये पहला भाग पराग कोश, और दूसरे का नाम क्या होता है? तंतु। बढ़िया कॉपी में लिखो ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसके अंदर कौन आता है भाई? इसके अंदर आता है स्त्री केसर। स्त्री केसर के अंदर कौन कौन आता है? तो स्त्री केसर के अंदर पहला भाग होता है भाई वर्तिकाग्र। का होता है जी? वर्तिकाग्र। दूसरा बोलो का होगा? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के अंदर क्या होगा? तीसरा हो गया पॉइंट अंडाशय। हो गई हमारी कहानी कंप्लीट। और इतनी बातें अपन को एकदम पॉइंट वाइज लिख के याद रखनी होगी। जब कहानी याद रख लेंगे सबको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारे चैनल पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है? टेलीग्राम का नाम है योगेश सर बायोलॉजी। तो जो भी बच्चा पहली बार हमारी क्लास पे आया है, पहली बार वीडियो को देख रहा है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मेरे से जुड़ी हुई सारी जानकारी, बैच की जानकारी, सेमिनार की जानकारी, पीडीएफ, क्वेश्चंस, इवन मैं लाइव में भी आता रहता हूं यहाँ पर, तो वो सारी चीजें आपको इस बैच में इस जगह पे ही मिलेंगी। तो योगेश सर बायोलॉजी हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लो। सबसे बड़ी चीज मैंने तुम्हें यहाँ पर पढ़ा दी। आइए बढ़ते हैं अब आगे कहानी पे। चलिए भाई, तो किसी भी पुष्प में आपने देखा ही होगा, देखो भाई पुष्प में कुछ नई बातें बताता हूं। एक पुष्प में ये डायग्राम तुमने हमेशा देखा ही होगा, हमेशा देखा होगा। इस डायग्राम में उस डायग्राम में अंतर क्या है पता है? ये पुष्प की कलिका है और ये खिला हुआ फूल है। पुष्प जब कलिका में होता है तो सबसे बाहरी भाग यही तो है आपका बाह्यदल, यही तो है आपका बाह्यदल। धीरे 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 ये तो छोटा होता है, अंदर का भाग बाहर निकलते जाता है, और बाहर जब निकलने लग जाता है तो दल बड़ा दिखने लग जाता है और बाह्यदल नीचे जाकर छुप जाता है। तो तुमसे इसीलिए किसी भी पुष्प का सबसे बाहरी भाग पूछा जाए तो तुम उसको बाह्यदल को ही बताना, बाह्यदल को ही बताना है। बाह्यदल ही है, जिसको अपन सेपल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर वाला भाग जो है वो बाद में बड़ा हो जाता है। सबसे पहले तो यही ढका हुआ था ना, ये ढकने के बाद ऐसा खुल जाता है और ये पंखुड़ी बाहर निकल आती है। ये देख रहे हो ना, ये हरा हरा भाग जो है ये बाह्यदल है, ये लाल लाल भाग जो है दल है। तुमसे कभी पूछा जाएगा पुष्प का कौन सा भाग है जो रंगीन होता है, जिसके पास रंग बहुत पाए जाते हैं, जिसके पास कलर बहुत सारे पाए जाते हैं, तो रंगीन भाग जो है पुष्प का वो पाया जाता है उसका दल। दल याद रखना, दल हमेशा रंगीन होता है और बाकी जो है बाह्यदल। ये दोनों बाह्य संरचनाएं हो गई। आइए थोड़ा सा थ्योरी में हिंदी में फटाफट कंप्लीट करके खत्म कर देते हैं। किसी भी फ्लोरल प्रिमोर्डियल को अगर अपन बांटेंगे तो हमें संरचना जो पुष्पी कलिकाएं बाद में पुष्प को धारण करती है, शुरुआत में ये पुष्प कलिकाएं होती हैं, बाद में पुष्प को धारण कर लेती हैं। इनमें दो नर जननांग और मादा जननांग भाग होते हैं, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। पुमंग और जायांग ये दोनों नर जननांग और मादा जननांग रिस्पेक्टिवली हैं। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एनसीईआरटी की लाइन देखने की बस जरूरत है कि हम एक बार इसको देख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, हमें फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बन गई बात? ओके। अब पुष्प को जब अपन देख रहे हैं तो पुष्प में ना कुछ खास खास बातें बड़ी लंबी चौड़ी तरीके से हम देखते हैं। वो ये ऐसी होती हैं कि यार एक पुष्प हमने देख लिया, पुष्प को ना पहले देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, बाद में दिखाई कैसा देगा, नीचे मतलब क्या हो रहा है। पुष्प में सब कुछ है। पुष्प कभी फल बन जाता है, कभी पुष्प ऐसे ही गिर जाता है, कभी पुष्प फल बन के कुछ और बन जाता है, फिर कभी ऐसे ही गिर जाता है। क्या माजरा क्या है इनके बीच में, क्या
फर्क है, क्या चीजें हैं जो इनमें अंतर डाल रही हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला भाग अपन पढ़ने जा रहे हैं पुंकेसर, एंड्रोशियम, बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोर, परागकण, पॉलन ग्रेन्स, इन सभी का एक दूसरे से कुछ ना कुछ मतलब तो है, कुछ ना कुछ तो मतलब है, उन्हीं चीजों को अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाई, बहुत बढ़िया, पुष्पाशन से एक भाग निकला जिसका नाम है डंठल। ऊपरी भाग एक ऐसा आपको दिखाई देगा, ये दो भाग आपको मुख्य रूप से दिखाई देंगे। पूछने पे पता चला कि यार ये है क्या क्या, तंतु का कोई काम ही नहीं है, तंतु तो सिर्फ अटैचमेंट देती है, ऊपर वाला भाग काम का है। ऊपर वाले भाग को अपन कहते हैं बेटा पराग कोश, है ना, पराग कोश कहते हैं। बाद में पराग कोश को देखा तो पता चला कि जैसे चना होता है ना, चना देखा है तुमने कभी, चना कि उसको अगर ऐसे बीच से तोड़ दें तो दो भागों में बंट जाएगा, वैसे ही पता चला कि पराग कोश को अगर अपन देखते हैं तो इसके पास में ऐसा दो लाइन सा कुछ दिखाई देता है, ऐसा ऐसा कुछ दो लाइन सा दिखाई देता है। तो पता चला कि यार ये जो पराग कोश है ना, इस पे दो पालिकाएं हैं, इसके पास द्विपालिकाएं होती हैं, द्विपालिक होता है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है बेटा, बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड। जब भी तुम देखोगे तो उसे तुम में ऐसा पार्ट है, अगर तुम इसको कट करके ऐसा देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा, बाइलोब्ड होगा। ये होगा दायां पालिका, ये बायां पालिका, ऐसा कुछ दिखाई देगा। फिर एक समझ में आया कि बाइलोब्ड, अच्छा ज्यादातर में यही होता है, कुछ में एक लोब भी होता है, बहुलोब भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर में बाइलोब्ड होता है। फिर पता चला कि हर लोब के अंदर देखो, ये देखो, एक पालिका दो पालिका, एक पालिका दो पालिका, हर पालिका के अंदर आपको दो कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, ये कोष्ठ, दूसरा कोष्ठ, तीसरा, चौथा। फिर समझ में आया कि हर पालिका में दो कोष्ठ, कोष्ठ यानी कक्ष, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं भाई कि ये जो पार्ट आता है डाइथीकस कहते हैं इसको, डाइथीकस। डाइथीकस का दूसरा मतलब होता है कि वो होगा द्विकक्षीय या द्विकोष्ठीय, द्विकक्षीय होता है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई एक जो पराग कोश होता है वो कैसा होगा, फर्स्ट पॉइंट द्विपालिक, नीट का प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, द्विपालिक होगा। हर पालिका में दो कोष्ठ होते हैं, दैट्स वाई द्विकक्षीय यानी द्विकक्षीय हो सकता है, डाइथीकस हो सकता है। तो दो बातें आपको इसके बारे में पता ही होनी चाहिए कि द्विकोष्ठ होते हैं, दो थीका होता है, द्विपालिक होता है, डाइथीकस, बाइलोब्ड, डाइथीकस, दोनों वर्ड बहुत कॉमन है, इन पे याद रखना। फिर क्या होता है, बहुत बढ़िया, यहां से लेकर यहां तक ना कुछ आवरण पाया जाएगा और अंदर पाया जाएगा पराग कोश, लघु बीजाणुधानी वाले भाग पाए जाएंगे जो कुछ ना कुछ बनाएंगे। आइए डायग्राम में देखते हैं। एक पुंकेसर को देखे तो पुंकेसर पे लंबा पतला डंठल तंतु दिखाई देता है, पढ़ा ही चुका हूं कि पूरे पुंकेसर में एक तंतु है लंबा सा और ऊपर बना हुआ है परागकोश, पॉलन सैक, और वो भी कैसा है, द्विपालिक है। ऐसी चीजें एनसीईआरटी ऐसी हल्के में लिख देती है और क्वेश्चन तबाही वाला पूछ देती है, तो तुमको परेशानी होगी, भैया कैसा होता है, द्विपालिक होता है। द्विपालिक मतलब दो पालिकाएं हैं, आप जब इन्हें देखेंगे तो एक इस एरिया में दिखाई देगा और एक इस तरफ दिखाई देगा, दोनों तरफ में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो दोनों तरफ दिखाई, दो पालिकाएं हैं। फिर पता चला कि यार जब हमने उसको बांट दिया तो उसके अंदर एक और ये दो, ये एक और ये दो, अंदर भी दो दो कक्ष हैं, तो अंदर दो दो कक्ष हैं तो द्विपालिक, बाइलोब्ड तो होते ही होते हैं। इसके अलावा हर पाली में दो कोष्ठ थीका होता है जिसे द्विकोष्ठी यानी डाइथीकस कहते हैं। सबसे जरूरी, सबसे मसले वाले टॉपिक को तुमने यहां पर समझा कि एक तो सबसे पहली बात दो पालिका, हर पालिका के अंदर दो कोष्ठ, तो कुल मिलाकर एक परागकोश में कितने कोष्ठ हुए, कमेंट सेक्शन पे बताओ मुझे, ये जानना है मुझे कि देखो भाई है तो दो पालिका और हर पालिका में दो कोष्ठ हैं, तो कुल मिलाकर कितने कोष्ठ हुए एक परागकोश में, पूछता है भारत और आपसे
ये इतना सवाल का जवाब तो पूछा ही जा सकता है। कमेंट सेक्शन पे फटाफट बताओ अगर आपको ये बात समझ में आई है तो। नेक्स्ट क्लास में फिर पराग कोश के बारे में और डिटेल जानकारी, उनके आवरण, उनकी कहानियां, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि यार ये बहुत जबरदस्त क्लास है और मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में देने के लिए तैयार हूं कि बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिलना चाहिए एनसीईआरटी का। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। कमेंट सेक्शन पे आपका इंतजार करता हुआ योगेश चंद्र शुक्ला। मैं पूछना चाहता हूं कि एक पराग कोश में पूरे में कितने कोष्ठ होते हैं? फटाफट मुझे बताइएगा, जवाब में मैं देखूंगा आपका कमेंट। ठीक है, लाइक करें वीडियो को, अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैंने 2 चीजें पढ़ाई हैं, एक तो पुष्प और पुष्प के पराग कोश की संरचना। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें।